आज ही के दिन शिक्षकों के लिए एक टीचर्स डे भी मनाया जाता है और आज ही के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के कई शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025। उनका जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की देखरेख और उनके पालन में और उन्हें एक अच्छा नागरिक आगे चल के बनाने में, इसको लेकर कई ऐसे राज्य हैं जिनके शिक्षकों को दिल्ली बुलाया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की और राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें अवार्ड दिया गया। ऐसे एक शिक्षक हमारे साथ हैं, श्वेता शर्मा जी, जो झारखंड में बच्चों को पढ़ाती हैं। मैम, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको ये अवार्ड दिया गया है। लेकिन अवार्ड के बारे में पूछने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप झारखंड जैसे राज्य से आते हैं जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं ट्राइबल आदिवासी बैकग्राउंड के होते हैं। किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं उन्हें पढ़ाने में कि आज आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है? झारखंड की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो बहुत वेरिड है। आप अगर देखेंगे कि हर एक पग पर आपको अलग अलग ऐसी चैलेंजेस दिखेंगी। और यदि हम वहाँ के जो मूल निवासी है उनकी बात करें, जो यानी जो आदिवासी बच्चे या जो उनके अभिभावक हैं, उनके अंदर में अभी भी विद्यालयों को लेकर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जो उन्हें लगता है कि शायद हमारे बच्चे जब उस विद्यालय में जाएंगे तो वो अपनी संस्कृति या अपनी भाषा से भी दूर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कोशिश करते हैं कि उनको एक मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण का जो एक क्रम है उसमें जोड़े, उन्हें विद्यालय के प्रति जो उनके मन में भय है उसे दूर करें और जो भी सुविधाएं सरकार की मिल रही हैं उससे ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि बच्चे आत्मनिर्भर बने और उन्हें एक रोज़गार का जो एक लाइफ स्किल्स हम बात करते हैं ना 21वीं सदी में, वो लाइफ स्किल्स उनके पास हासिल हो। तो एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में ये मेरे लिए चुनौती है कि उन बच्चों को मैं विद्यालय में एक फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में रिसीव करती हूँ, उनको मैं लेकर आती हूँ और उन्हें मैं तैयार करती हूँ उस 21वीं सदी के कौशल के लिए। तो मेरे लिए गर्व का भी विषय है और एक चुनौती का विषय भी है कि बच्चे को मैं कैसे एक अपनापन अपने विद्यालय में दे सकूं। जब वो विद्यालय से 8वीं कक्षा पार करके और विद्यालयों में जाते हैं, एक बड़ी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो उनके मन में किसी भी किस्म का एक भय या शंका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जब प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चों का जो माइंडसेट होता है उसे जैसे शेप किया जाता है, आगे वैसे ही जो शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। उसको लेकर क्या बातचीत हुई है? क्योंकि आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनके साथ आपकी बात हुई, तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से आपको कहा गया है इस पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष हाल ही में पूरे हुए, ये 6ठा साल चल रहा है और हम सभी में कहीं ना कहीं एक ऐसी नवाचार पद्धतियों का इस्तेमाल किया है जो शिक्षा नीति के चीज़ों को कंप्लीट करता है, उसका एक पूरक बनेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस पर बहुत खुशी जताई कि हम सब मिलकर शिक्षा नीति का जो एक विजन है उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप देखें तो एनईपी में एक बात बहुत साफ तौर से उभर कर आई है कि हमें बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, हमें केवल बच्चों को ज्ञान नहीं देना है। तो अच्छे इंसान बनने के लिए, उनके समग्र विकास के लिए हमें उनके सभी डोमेन्स पे काम करने होंगे। वो केवल एक उनका शारीरिक या मानसिक विकास ही नहीं, उनका बौद्धिक विकास ही नहीं, बल्कि उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को चैलेंज के रूप में लेकर हम टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि जो विजन है इस पॉलिसी का वो पूरा हो सके। और प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो NCF-FS 2022 बनी है मूलभूत चरण के लिए, उस चरण के तहत जो भी हम नवीन जो प्रयोग कर रहे हैं वो उसी से ही कहीं ना कहीं प्रेरित है और बच्चों में हमें उनका लाभ भी दिख रहा है। अब स्वदेशी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी बता रहे थे किस तरीके से बच्चों को स्वदेशी चीज़ें और स्वदेशी चीज़ों का, जैसे हर घर तिरंगा था वैसे हर घर स्वदेशी जो है सिखाना चाहिए शिक्षकों को। ये बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने हमसे कही कि जिस तरह से आप बच्चों को होमवर्क देते हैं तो उस होमवर्क में आप ऐसी भी चीज़ें जोड़ सकते हैं कि पूरे दिन में आप सुबह से लेकर रात तक जो भी घर पे आप सामान इस्तेमाल करते हैं आप उसे ध्यानपूर्वक देखें कि उसमें से कितनी चीज़ें अपने देश की बनी हुई है। क्योंकि लोकल को वोकल करने के लिए हमें बच्चों में एक माइंडसेट तैयार करना होगा कि वो खुद ब खुद स्वदेशी चीज़ों के प्रति वो आकर्षित महसूस करे और उसके महत्व को समझे।
तो उन्होंने हमें ये अपील किया कि आप जब विद्यालय में चिल्ड्रंस डे मनाते हैं या कोई भी ऐसा दिवस मनाते हैं तो आप उसको स्वदेशी दिवस के रूप में बच्चों के बीच रखिए, और इंडियन नॉलेज सिस्टम पे जो जोर दिया जा रहा है अभी हमारी पॉलिसी में, उसी के तहत आप बच्चों को भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में बताइए और उन्हें गर्व महसूस होना चाहिए। बिकॉज विकसित भारत की बात हम जब करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि हमें अपने संस्कृति सभ्यता पर गर्व होने की आवश्यकता है, तभी बच्चे इस दिशा में काम कर पाएंगे। और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को लेकर एक सवाल, क्योंकि आप झारखंड से हैं, वहाँ के ज़्यादातर बच्चों की जो मातृभाषा है वो कभी हिंदी नहीं होती है, उनकी अपनी जो मदर टंग है वो बोलते हैं बच्चे, कभी आदिवासी कोई भाषा होती होगी, तो किस तरीके से उनमें ये कॉन्फिडेंस लाना कि आप हिंदी में भी शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं और साथ ही साथ अंग्रेज़ी भाषा को भी सिखाना, क्योंकि एक तरीके से सरकार से कहा गया है कि अंग्रेजी सिखाने पर जोर इतना दें कि वो एक बिजनेस लैंग्वेज बने, आगे जाके रोजगार के जो व्यवसाय के जो रोजगार के योजनाएं हैं उस पर जो है काम कर सकें। तो ये एसिमिलेशन आप कैसे करते हैं? यहाँ पे मैं निपुण भारत मिशन की बात रखना चाहूँगी, जो 2021 से अभी हमारे यहाँ चल रहा है और 2026-27 में हम उसके कहीं ना कहीं लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निपुण भारत मिशन में जो 3 गोल्स हमारे दिए गए थे, विकास गोल्स, उनमें से एक है बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना, यानी कि बच्चे कुशल संप्रेषक बने। तो इस दिशा में हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको जिस भाषा में कम्फर्ट है उस भाषा के आधार पर हम नई भाषाओं से जोड़ रहे हैं, एक विषय के रूप में नहीं, एक संप्रेषण करने की सुविधा के रूप में। तो बच्चों के बीच में बड़ी कहानियाँ जैसे कि बिग बुक्स के रूप में उनकी ही फोक स्टोरीज़ को हम दूसरी भाषाओं में भी उनके बीच में लेकर जाते हैं, ताकि जो कहानियाँ उन्होंने पहले अपनी भाषा में सुनी हो वो कहानी जब वो हिंदी में, अंग्रेज़ी में सुनते हैं तो उनके लिए उसे समझना ज़्यादा आसान हो जाता है और वो एक दूरी महसूस नहीं करते हैं अपनी संस्कृति से। तो अभी फ़िलहाल हमने 5 ऐसी भाषाओं पर किताबें भी तैयार की हैं और बहुत जल्द जितनी भी हमारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं झारखंड में उस पर सरकार कोशिश कर रही है कि बच्चों के पास में साहित्य उपलब्ध हो। देखिए, किताबें पढ़ना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक माध्यम है अपनी भाषा को समृद्ध करने का, और इसीलिए बच्चों के बीच में हम ऐसी कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि उस कहानी और कविता के माध्यम से भाषा ना ही सिर्फ सीखे, वो उसे कहीं ना कहीं आगे चलकर अपनी एक एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर में भी काउंट कर सके। इसमें आप जादुई पिटारा का भी उपयोग करती हैं? जी हाँ, यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए भारत सरकार ने 2022 में जादुई पिटारा नाम का एक खिलौना का बक्सा तैयार किया है जिसमें 53 आइटम है। और जब मैंने इसको पहली बार 2023 में दिल्ली के एक वर्कशॉप में देखा था, मुझे महसूस हुआ कि बड़े इतने खुश थे उस बक्से को देखकर। जब वो बक्सा खुला एज इफ एक जादू होने वाला है, तो क्यों ना अपने विद्यालय में भी इसको मैं लेकर आऊँ। ऐसे तो राज्य सरकार की ओर से भी एक पिटारा हमें शायद मिले, पर बिना इंतज़ार किए मैंने अपने आसपास, जैसे कि मैं बैद्यनाथ धाम में हूँ, वहाँ पे ऐसे सांस्कृतिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्रावणी मेला में उपलब्ध होती हैं। चाहे वहाँ पे एक छोटा सा एक किचन आइटम हो या फिर वहाँ पे पेंटिंग्स हो, बाबा बैद्यनाथ पेंटिंग बहुत फेमस है वहाँ पे, सोहराई आर्ट है हमारे झारखंड का, जदोपटिया है। तो इन चीज़ों को हमने समावेश किया है अपने खिलौने में। और छाऊ मास्क है, रोल प्ले अगर हो रहा हो तो बच्चे छाऊ का मास्क पहनते हैं। तो बच्चों के बीच में एक पढ़ाई के साथ साथ एक तो वो सेल्फ लर्निंग भी होती है उनकी, जिसमें शिक्षकों को वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद खेल के सीखते हैं। अब यदि जब हम उन चीज़ों को एक जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट में उनके बीच रखते हैं, अगर किचन सेट है तो ये कहीं भी बाध्यता नहीं है कि लड़कियां हैं उसके साथ खेल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इक्विटी और इक्वालिटी की जो बात होती है ना, वो सारी चीज़ें भी एक हिडन एजेंडा की तरह बच्चों के बीच में निकल कर आता है। तो इस पिटारा का नाम हमने अबुआ जादुई पिटारा दिया है। अबुआ संथाली का में होता है हमारा, यानी हमारा अपना जादुई पिटारा। और मैं जितने भी ट्रेनिंग सेशंस में जाती हूँ FLN KRP के रूप में, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी विद्यालयों में इस पिटारा और जो भी हमारी ऐसे पद्धतियाँ हैं जिसमें कि यू कैन से खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जुड़ा हो, उनके बारे में बताया जाए और बच्चे को बिल्कुल बोझिल ना लगे, क्योंकि उनके लिए विद्यालय आते ही इतनी गंभीर बातें सुनना और वर्णमाला को रटना ये बहुत ही बोरियत वाली चीज़ें हो जाती हैं। और मोबाइल युग में अभी बच्चों के साथ हमें बहुत ही सोच समझकर उन्हें फास्ट जो लर्निंग है उनके लिए भी हमें जो कंटेंट है वो तैयार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मोबाइल युग की बात की आपने, क्योंकि बच्चों का आजकल स्क्रीन पर जो डिपेंडेंस है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि कई जगहों से बच्चों को मानसिक रोग हो रहे हैं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या चिंता जताई है शिक्षकों से?
आपने हाल ही में सुना होगा कि गेमिंग और गैम्बलिंग इन दोनों में कहीं ना कहीं एक अंतर लाने की कोशिश में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि बहुत जल्द गैम्बलिंग को हम यहाँ पर बंद करने जा रहे हैं। और उनकी चिंता सबसे ज़्यादा उन बच्चों के प्रति थी जो गेमिंग में आए दिन खुद को इतना एडिक्ट कर ले रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं वो एक दूसरे रास्ते में लेकर जा रहा है। तो उन्होंने हमसे अपील की कि आप बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर करके ऐसे खिलौने, फिजिकल खिलौने जो है वो उनके पास में उपलब्ध कराएं। उनके माता पिता को आप समझाएं कि कैसे वो अपने भी खुद भी वो मोबाइल के जो बुरी लत है उनसे थोड़ा सा वो दूर रहे, डिजिटल फास्टिंग करे और वो बच्चों के बीच में भी ऐसे खिलौने या ऐसे समय लेकर जाए जो कहीं ना कहीं डिजिटल फास्टिंग का एक समय हो। इससे कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के शरीर पर कोई तरह का असर हमें नहीं दिखेगा। आप झारखंड से आते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस उस वक्त आपको झारखंड में फेस करने पड़ते थे? अब जब बहुत सारी शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, तो किस तरीके के चेंजेस अब देख रहे हैं? और आज भी कोई ऐसा चैलेंज है जो आप बताना चाहते हैं कि उसका जो निवारण है होना चाहिए बच्चों के लिए? वैसे हमारे राज्य का जो एनसीएफ है वो तैयार है, यानी कि एससीएफ, और बहुत कम बदलाव के साथ हमने एनसीएफ एफएस 2022 को अपनाया है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव से प्राथमिक शिक्षा को एक नया आयाम मिला है। पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो पहले लगभग मिसिंग थी हमारे विद्यालयों से, हम कक्षा 1 से ही बच्चों की पढ़ाई की जो समस्या है वो सोचते थे, लेकिन पूर्व प्राथमिक के जो बच्चे होते हैं, और हमें मालूम है कि 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनका लगभग 85% जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है। तो जब बच्चे उस उम्र के बाद हमारे पास आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को नहीं करने की संभावना नहीं बचती है। तो एक जो हमारा अभी भी थोड़ा सा कंसर्न है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हमारे विद्यालयों के साथ में कैसे होगा, ये अभी एक पॉलिसी बहुत क्लियरली झारखंड की अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आंगनबाड़ीज़ हैं उनका जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ीज़ का एक मैसेज है कि हम विद्यालय के प्रांगण में आंगनबाड़ीज़ को लेकर आए और आंगनबाड़ी की जो शिक्षिकाएं हैं उनको हम मदद करें एक विद्यालय शिक्षिका के रूप में, और हमारी एक आपसी कहीं ना कहीं एक समझ से उन बच्चों को लाभ मिले। जो बच्चे 6 साल में पढ़ाई शुरू कर रहे थे वो 3 वर्ष की आयु से या 4 वर्ष की आयु से ही उस चीज़ों को ग्रहण करना शुरू करें, और उन्हें विद्यालय के रेडीनेस के लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है जी। तो एक आखिरी सवाल, हाल ही में यूसिड का एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी गांव और दूर दराज के इलाकों में बढ़ा है, और जैसे जैसे और बढ़ेगा वैसे वैसे स्कूलों में भी इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो जब प्रधानमंत्री अटल टिंकरिंग लैब्स और एआई रिलेटेड एजुकेशन की बात करते हैं तो किस तरीके से जो झारखंड से जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप इस वक्त तैयार कर रही हैं ये फ्यूचरिस्टिक शिक्षा लेने के लिए? यदि विकसित भारत की बात हम करें तो सिर्फ हमें अपने ही आसपास के चीज़ों के दायरे में नहीं रहना है, हमें पूरी दुनिया के साथ में कदम से कदम मिलाना है, और इसके लिए एआई का सही प्रयोग बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। आज यदि झारखंड की मैं बात करूं तो लगभग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी आईसीटी लैब्स सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, और अब बच्चे कोविड के बाद से जो एक इंटरनेट की जो एक उनकी समझ थी वो बन चुकी है। अब सबके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल तो ज़रूर है, और मैं बच्चों को कहती हूँ, अभिभावक से कहती हूँ कि ये एक अलादीन का चिराग है, आप जितना इसको घिसोगे ना आपको उतनी नई जानकारी मिलेगी। लेकिन जैसे एक चाकू होता है ना, आप चाकू से एक सेब भी काट लो और फिर आप किसी का आप खून भी कर सकते हो, तो वैसे ही इंटरनेट का यूसेज है। हमें बच्चों के बीच में साइबर सिक्योरिटी को लेकर और एआई के जो प्रॉस कॉन्स है दोनों को हमें लाने होंगे, ताकि उनके हाथ में हम जब एआई का पावर दे तो उनके पास में अच्छी चीज़ों को कैसे उनको यूज़ करना है, अच्छी चीज़ों के लिए ये ज्ञान उनके अंदर ज़रूर हो। और छोटे कक्षा के बच्चों के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पेरेंट कंट्रोल डिवाइसेस हमें सोचने होंगे, क्योंकि अगर बच्चों के हाथ में हम सीधे ये तकनीक दे देते हैं तो वो इसके यूज़ के साथ मिसयूज़ करना भी सीखेंगे, और जो एक कम उम्र में उनको कहीं ना कहीं जो उनका मार्ग है वो गलत मार्ग की ओर भी जा सकते हैं। अब प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का जो भेदभाव है, जो डिफरेंस है, वो बढ़ता देख रही हैं आप कि घटता देख रही हैं? आपके हिसाब से क्या है?
मेरे हिसाब से ये घट रहा है और हमारे विद्यालय के आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल से एक जो अभिभावक के मन में ये था कि यदि बच्चे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें एक रोज़गार के जो अवसर है वो अधिक प्राप्त होते हैं। अब वो चीज़ें उनके मन से धीरे धीरे दूर हो रही हैं क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला अब हमारे सरकारी विद्यालयों में काफ़ी समय से चल रहा है और अब हम अंग्रेज़ी पर भी बैलेंस्ड अप्रोच की तरह काफ़ी काम कर रहे हैं। फोनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बच्चों के बीच होल लैंग्वेज अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सारी जो हमारी टेक्निक्स है जिससे कि बच्चों की जो भाषा की जो स्ट्रेंथ है वो और इंक्रीज़ हो सके। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक रोज़गार के पॉइंट से ही एक इंग्लिश को बहुत ज़्यादा जो एक वेट देते हैं वो उनके मन से वो भ्रम या भ्रांति जो है ना वो दूर हो रही है और अब बराबर से ही हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चे आ रहे हैं। और झारखंड का मैं कहना चाहूँगी कि 80 CM SOE विद्यालय यानी कि चीफ मिनिस्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से CBSE बोर्ड स्कूल्स खोले गए हैं और पिछले 3 साल से बच्चे उन स्कूलों में बिल्कुल फ्री में शिक्षा पा रहे हैं और वो भी अंग्रेज़ी माध्यम यानी कि उनकी जो पहली भाषा वहाँ सिखाई जा रही है वो अंग्रेज़ी है, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदी और अपनी मातृभाषा में भी वो अपनी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक पॉजिटिव एक चेंज है एंड वी शुड गो अहेड विद दिस। और आप भी ये सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने में कार्यरत साबित हुई हैं और इसीलिए आपको ये नेशनल पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के हाथों। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षकों के साथ से भारत शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लगातार, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर बहुत ज़्यादा जो है वेट रहता है, स्ट्रेस रहता है कि बच्चों की जो शिक्षा है प्राथमिक और हायर शिक्षा दोनों ही बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके और जो विकसित भारत का सपना है बच्चों के लिए वो पूरा हो सके। पवन कुमार के साथ मिलन शर्मा, आज तक।